हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और बात की थी हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की। आज हम लोग रेट कितने टाइप के होते हैं उसको देखेंगे और साथ में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कोलिजन थ्योरी क्या होता है, सारी चीज़ों का आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि हमारा होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ रेट। हम लोगों ने बात की थी रेट की। रेट का मतलब क्या था कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसे हम लोग बोल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हमारे पास जो रेट हमें पढ़ना है, ठीक, वो है केवल 2 टाइप के। कौन कौन से रेट हमें पढ़ने हैं, तो एक देखिए हमारा है एवरेज रेट, जो कि यहां पे आपको दिखता होगा एवरेज रेट, और एक हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो 2 तरीके के हमारे पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए रेट है, स्पीड है। तो एवरेज रेट हम लोग कब बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कब बोलेंगे, तो आइए हम लोग बात को देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए यहां पे गिवन है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक, अब रिएक्शन हमारा कितने टाइम में प्रोसीड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 तरीके के रेट है। एक तो हमारा एवरेज रेट होता है, एक है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिया है इफ अ केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम का मतलब कोई हमारा जो टाइम होगा वो टाइम का कुछ इंटरवल होगा। जैसे मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, 10 बजे मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया और वो रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हो गया 10:15 पे। तो यहाँ पे क्या है, कोई फाइनाइट टाइम इंटरवल है, 15 मिनट में रिएक्शन पूरा प्रोसीड हो गया, कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक फाइनाइट टाइम है, या कोई गिवन टाइम इंटरवल में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज रेट बोलते हैं। अगर मैं इसके लिए कोई ग्राफ प्लॉट करूं और चीजों को समझूं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ से कैसे हम लोग समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो यहां पे देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किस तरीके से टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, एवरेज रेट क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे एक ग्राफ बना के, जैसे मैंने यहां पे ले लिया टाइम, मैंने यहां पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और इधर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन। ठीक, रिएक्शन के रेट में क्या होता है, टाइम के साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन चेंज होता है, ये तो हमें पता ही है। अब हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो किसी रिएक्शन में हमेशा डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ देखूं तो रिएक्टेंट के लिए, अगर मैं इस ग्राफ को रिएक्टेंट के लिए प्लॉट करूं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए देखिए ग्राफ कैसे जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, जैसे अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट लूं और उस रिएक्शन को स्टार्ट कराऊं, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा, और वही रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से जाएगा रिएक्टेंट के लिए, वो कुछ इस तरीके से चलता है हमारा ग्राफ। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। अगर अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका एवरेज रेट कैसे निकालना है। अब इस केमिकल रिएक्शन का हमें एवरेज रेट कैसे निकालना है, तो अगर मैं मान लूं कि हमारे पास रिएक्शन है इस टाइम पे, मैं मान लेता हूं कोई भी टाइम है यहाँ पे जिसको मैं दे दे रहा हूं नाम T1। इस टाइम पे कंसंट्रेशन है हमारा, ठीक, रिएक्टेंट का, ये मैं कंसंट्रेशन मान लेता हूं, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस समय का हमारा कंसंट्रेशन मान लेता हूं मैं C1 है, ठीक। अब टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब रिएक्शन का टाइम मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, T2 टाइम पे देखा, चेक किया, तो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर मैं देखूं इस टाइम पे, तो कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या है, अब नीचे आ गया, कितना हो गया, C2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन था T1 टाइम पे C1। अब जैसे ही टाइम थोड़ा सा बढ़ा, अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट के C2 हो गया, यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यही कोई टाइम है और ये भी कोई टाइम है, इस टाइम इंटरवल के अंदर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, आइए चेक करते हैं कैसे लिखेंगे कंसंट्रेशन। अब हमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है
यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है C2 वो हमारा C1 से कम आ रहा है। C2 क्या है, C1 से कम आ रहा है। जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रेट जब इसका लिखेंगे, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट का अगर मैं रेट लिखने जाऊं तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आया है वो कितना है, C2 माइनस C1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है C2 है और इनिशियल है C1 और फाइनल टाइम कितना है T2 और इनिशियल टाइम कितना है T1। तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये तो हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि हमारा फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा है, तो ये तो निगेटिव आएगा। तो इसीलिए हमारा जो रेट है रिएक्टेंट का क्या होता है, हमेशा निगेटिव में आता है। तो ये चीज हमें ध्यान देके रखना है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ठीक, एवरेज रेट की बात करेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट केस में देखिए क्या होगा कहानी, ये तो मैंने रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना दिया, इसको नोट करिए। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। अब एक और मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं जो मैं प्रोडक्ट के लिए ले रहा हूं। जैसे मैंने फिर से ग्राफ प्लॉट किया, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में मैंने लिया, इधर क्या लिया, मैंने इधर ले लिया टाइम, ठीक, और इधर मैंने ले लिया फिर से कंसंट्रेशन, ठीक। अब यहां से हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का मतलब इसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलेगा। प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा हमें। अब मैं यहां पे चेक करता हूं किसी भी टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आई। तो मान लेते हैं हमारा जो टाइम है, कोई टाइम T1 है, उस टाइम पे देखा गया कंसंट्रेशन आ रहा है इसका, मान लेते हैं C1। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, कुछ दूसरे टाइम पे रिएक्शन का आप कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल क्या है, फाइनाइट है। तो अब मैं T2 पे ले रहा हूं, तो अब T2 पे अगर मैं इस ग्राफ को यहां से मिलाऊं, अब कंसंट्रेशन देखिए क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, इनिशियल क्या है, कम है। फाइनल क्या है, ज्यादा, इनिशियल कम। अब इसके लिए अगर मैं बात करूंगा, ठीक, रेट की, अगर मैं बात करूंगा इसके लिए रेट की, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा C की वैल्यू क्या है, फाइनल इज ग्रेटर देन, इनिशियल इज लेस देन, मतलब फाइनल क्या है, ग्रेटर देन है इनिशियल से, ये बात है। तो फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम। तो जब भी हम लोग C2 माइनस C1 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो मैंने बात की है ये वाले ग्राफ की, ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक, रिएक्टेंट का हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और रेट भी हमेशा क्या होगा, कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट भी हमारा इसका डिक्रीज इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट का रेट क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज रेट को समझ सकते हैं। तो इसको भी कर लीजिए आप लोग नोट। एक तो हम लोगों ने समझ लिया एवरेज रेट। अब हम लोग देखिए बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गया, यानी बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारा हो रहा है, चाहे रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करूं, चाहे प्रोडक्ट की ग्राफ की बात करूं, और उस ग्राफ में अगर मैं टाइम इंटरवल न लेके किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट निकालूं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ बनाया रिएक्टेंट के लिए, और इस तरीके से मान लेते हैं ग्राफ हमारा ये जा रहा है, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक, और यहां मैंने ले लिया कंसंट्रेशन। अब इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, और अगर मुझे पूछ दिया गया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में बताइए, मान लेते हैं इस टाइम T1 और ये वाला टाइम हमारा T2 है, तो इस टाइम पे कंसंट्रेशन है C1 और इस टाइम पे कंसंट्रेशन है हमारा क्या था, C2 था। तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल के बीच में कंसंट्रेशन निकालूं तब तो वो एवरेज रेट की बात कर रहा है। अगर कोई पूछ दे, अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए इस पर्टिकुलर टाइम पे, मानते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर टाइम मान लेते हैं हम लोग क्या है, T डैश या कुछ भी है, इस पर्टिकुलर टाइम T डैश पे, ठीक है, रेट क्या है रिएक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे। तो इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे तो कंसंट्रेशन, अब टाइम मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें रिएक्शन का रेट पूछ दिया है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक इस पॉइंट से गुजरते हुए क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रा करेंगे, इस तरीके से हम लोग स्लोप ड्रा करेंगे। अब उस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाता है। ठीक, तो आइए हम लोग चेक करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से होता हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक स्लोप ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अब यहाँ टाइम का इंटरवल ही नहीं है, जैसे कोई रिएक्शन चल रहा है और पूछ दिया हमारा कोई रिएक्शन है 10 बजे स्टार्ट हुआ और मान लेते हैं 10:45 पे कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं कोई पूछ दिया कि 10:16 पे, 10:16 पे 10:16 पे रिएक्शन का रेट क्या है, एकदम पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दिया। अब ये नहीं बोला कि 16 से 17 के बीच में नहीं पूछ रहा है, या कोई टाइम इंटरवल नहीं दे रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही रिएक्शन का रेट पूछ दे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी जो डेल्टा टी है, टाइम का जो डिफरेंस है वो है ही नहीं, डेल्टा टी तो 0 हो गया। ठीक, और डेल्टा टी जब 0 हो जाएगा तो हमारा इस समय रेट कैसे लिखेंगे, यहां पे क्या होता है, डेल्टा टी टेंस टू 0, टेंस टू 0 का मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है या 0 के लगभग बराबर ही है। ठीक, यानी टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होगा या तो एकदम नहीं होगा, ये 0 की तरफ ट्रेंड करता है। तो हम लोग इस समय रेट कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। तो हम लोग रेट का फॉर्मूला क्या था, क्या लिखते थे हम लोग, डेल्टा, अब रिएक्टेंट के लिए लिखे जाए, प्रोडक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे प्लस जाएगा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल रेट लिख रहा हूँ रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है। ठीक है, इसलिए देखिए लिखा है ना, टाइम इज सो शॉर्ट, टाइम क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, यानी 0 के बराबर या बहुत ही मिनिमम टाइम इंटरवल यहाँ पे होने वाला है। टाइम पीरियड इज सो शॉर्ट जब होगा तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जब 0 की तरफ ट्रेंड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा को हटा के डी लगा देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डी लगाएंगे, तो हमारा जो रेट होगा इंस्टेंटेनियस वाला वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डी सी बाई डी टी। ठीक, डी सी बाई डी टी, क्योंकि डी क्या है, स्मॉलर देन डेल्टा। अगर डेल्टा हमारा ज्यादा डिफरेंस को दिखा रहा है, एवरेज डिस्टेंस को दिखा रहा है, एवरेज टाइम इंटरवल को दिखा रहा है, तो डी क्या दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल को दिखा रहा है, तो डेल्टा से छोटा क्या है हमारा, डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन का निकालेंगे। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, ठीक, अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी सी बाई डी टी। ठीक, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी सी बाई डी टी। ठीक, अब सी हमारा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन क्या है, तो इस चीज को भी करिए आप लोग नोट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने दो तरह के रेट को देख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। काफी सिंपल सी चीजें थी, यहां से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है व्हाट इज अ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, क्योंकि देखिए आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में जब पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी खासकर हम लोग जब रिएक्शन की पढ़ेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने जाते हैं, जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल बना दिया रिएक्शन करा के, वो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल के रिएक्शन से एक नया मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसे फॉर्म हुआ, तो उसके पीछे की अगर मैं कहानी जानने जाऊं तो हमें समझना पड़ेगा कि कोलिजन थ्योरी क्या है। ठीक, यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास क्या है H2 और एक मॉलिक्यूल है I2 का, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, इन दोनों के रिएक्शन से बन गया है 2HI। ठीक है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स में हमें बहुत जरूरी चीज ये जानना है कि जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक, तो उनके कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी का कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, तब जाके हमारा नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो उस चीज को हम लोग कोलिजन थ्योरी में आइए समझते हैं कि कोलिजन किस तरीके से मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। यानी H2 का मॉलिक्यूल I2 के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया होगा, कोलिजन होने के बाद HI का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक,
तो किस तरीके से कोलिजन होता है रिएक्शन में, कोलिजन कैसे होगा, ये वाले बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, अब नया बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो इन सभी चीजों को हम लोग कोलिजन थ्योरी में समझते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक H2 मॉलिक्यूल, ठीक, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया जिसका न्यूक्लियस है इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, थोड़े बड़े साइज का क्या है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है। इन दोनों के कहीं ना कहीं कोलिजन से हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल HI का फॉर्म हुआ होगा। कैसे होगा, आइए चेक करते हैं। क्या दिया है, पार्टिकल मस्ट कोलाइड, यानी किसी केमिकल रिएक्शन होने के लिए पार्टिकल का कोलिजन क्या होना चाहिए, बहुत ही मस्ट है। पार्टिकल क्या होना चाहिए, पहले कोलाइड करने चाहिए। तो पहला पॉइंट यही है कि पार्टिकल आपस में जब कोलिजन जब तक नहीं करेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये तो हम लोगों ने देख लिया, कोलिजन मस्ट बी, ठीक है, बिटवीन दी पार्टिकल्स। फिर आइए देखा है, कोलिजन मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। अब कोलिजन होने के लिए, ठीक, एक सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी कौन सी है, जैसे मैं मान लूं अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, अब हमारे पास एक गैस का कंटेनर है, अब जिसमें हमें रिएक्शन कराना है। हमारे पास कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कई तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब एक हमारा क्या हो गया, येलो वाला हो गया, और एक मान लेते हैं हम लोग ग्रीन वाला मॉलिक्यूल हो गया। अब ये दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं। अब ये आपस में इनको करना है रिएक्शन। मैंने, ठीक है, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस गैस कंटेनर में भर दिया। अब ये मॉलिक्यूल गैसियस हैं, तो ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, और रैंडम मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड भी करेंगे। अब कोलाइड होगा तो कुछ नया फॉर्म होगा, कोलिजन से ही तो नया प्रोडक्ट बनता है। अब क्या दिया है, कोलिजन मस्ट सफिशिएंट एनर्जी, यानी कोलिजन के लिए कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास, तभी वो नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर पाएंगे, तभी वो नया प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हमारे पास टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मिला के टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब इस 100 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो 70 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो, ठीक है, 70 मॉलिक्यूल हैं, इनके पास कुछ सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी क्या हो चाहिए कोलिजन के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट बना पाए, ठीक, यानी कोलिजन कर पाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मान लेते हैं जो 70 मॉलिक्यूल है इनके पास अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक, ठीक, तभी ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जा पाएंगे। और बाकी जो 30 मॉलिक्यूल हैं, बाकी जो 30 मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो 70 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, ठीक, तो वो प्रोडक्ट बनाए, 30 मॉलिक्यूल के पास नहीं है तो प्रोडक्ट वो नहीं बना पाएंगे। जैसा नहीं है कि मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया है ए और बी का, जैसे मान लेते हैं ये वाला हमारे पास ए का मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है बी का, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, कि कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं, कोलिजन तो सब करेंगे, लेकिन सबके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जो प्रोडक्ट बना पाए, ठीक। तो जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट बना पाएगा। तो सफिशिएंट एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया, ठीक, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग सफिशिएंट एनर्जी, यानी कोलिजन करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में जा पाए, ठीक। फिर आइए चेक करते हैं और क्या कहानी है कोलिजन थ्योरी की। फिर क्या दिया है, कोलिजन मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो है, अब इसके पास भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये आया। अब इस वाले मॉलिक्यूल के पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब ये वाला मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, अब एनर्जी, ठीक है, मान लेते हैं 50 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, 50 जूल एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, और इसके पास एनर्जी है उतनी, और इसके पास भी 50 जूल एनर्जी है, लेकिन ये जा रहा है इधर और ये वाला मॉलिक्यूल भाग रहा है कुछ अलग डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो इधर जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है इधर की ओर, ये जा रहा है इधर की ओर। तो क्या ये कभी आपस में कोलाइड कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो कोलिजन करने के लिए ओरिएंटेशन भी जरूरी है, एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन जरूरी है, यानी इसका भी स्पीड अच्छा खासा है, आ रहा है कोलिजन करने,
ये भी आ रहा है कोलिजन करने, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एनर्जी भी है, ओरिएंटेशन भी है प्रॉपर, तब जाकर कोलिजन हो पाएगा। अगर एनर्जी है लेकिन एक ऐसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तब तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो हमें ध्यान क्या देना है, एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल का प्रॉपर होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली, 3 चीजें देख ली। फिर आइए, ठीक, यही हमारे पास देखिए खास चीज है कोलिजन थ्योरी की। तो अगर मैं बात करूं एक बार फिर से, कोलिजन थ्योरी में ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास, एनर्जी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, तभी जाके हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी पार्टिकल तब जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं और चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोई हेलो एल्केन का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, और उस हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर जैसे होता क्या है, जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3, ठीक है, CH और Cl, मैंने यहां पे क्या ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस और साथ में CHCl, ठीक है, यानी मैंने क्या लिया, 2 डिग्री वाला हेलो एल्केन ले लिया। अब इसका रिएक्शन मैंने करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये हमारा फॉर्म क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर लिया CH3 का होल ट्वाइस, CHOH, और साथ में ही क्या हो गया, NaCl निकल गया बाहर। तो ये तुम लोग रिएक्शन देखते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा आता है SN2 रिएक्शन के अंतर्गत, ठीक। SN2 रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है, ये SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है, और इस SN2 मैकेनिज्म में कोलिजन थ्योरी लगता है। आइए देखते हैं कैसे कोलिजन है हमारा, प्रॉपर एनर्जी और ओरिएंटेशन वाले कोलिजन की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, हेलो एल्केन का कोई मॉलिक्यूल है। हेलो एल्केन का जो मॉलिक्यूल है, उसका अगर मैं उसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 का होल ट्वाइस और CHCl मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन मान लेते हैं, ठीक। एक CH3 हमारा यहाँ प्रेजेंट है प्लेन पे, एक CH3 हमारा कहाँ है, एबव द प्लेन, ठीक। और एक मान लेते हैं हमारा हाइड्रोजन है इस तरह से बिहाइंड द प्लेन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलो दी प्लेन, ठीक। इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हो गया कार्बन और ये 2 CH3 ग्रुप, और इससे एक हाइड्रोजन लगाया, क्लोरीन लगा हुआ है। अब हमारे पास जो NaOH है, NaOH में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, OH माइनस। तो ये OH माइनस देखिए होता क्या करता क्या है, ये OH माइनस इधर से अटैक नहीं कर पाता है, इधर से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ और ये खुद निगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, OH माइनस यहाँ से आएगा, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा। तो OH माइनस क्या करता है, OH माइनस अटैक करता है यहाँ बैक साइड से, अटैक कर रहा है, यानी एक प्रॉपर कोलिजन कर रहा है इसके साथ, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन कर रहा है, और इसके पास अपनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है। तो इसको से जब कोलाइड करेगा जैसे ही, तो ये क्लोरीन यहाँ से निकलना पसंद करेगा, और ये निकलना पसंद करेगा तो एक हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। वो इंटरमीडिएट हमारा कहलाता है, कुछ इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं ये OH। अब देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब देखिए यहाँ ज्यादा क्लियर है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, OH माइनस, लेकिन बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है OH। अब OH ग्रुप को अगर मैं यहाँ बनाऊं तो OH ग्रुप कैसा है, ये है ऑक्सीजन का एटम और ये है हमारा हाइड्रोजन का एटम, ये मैंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन का एटम। अब ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम, तो ये O पे है निगेटिव चार्ज और H पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, यानी जो निगेटिव चार्ज है किसका है, O का है, ठीक। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, हमारा जो अटैक हो रहा है OH माइनस में, O अटैक कर रहा है। जब बॉन्ड बनेगा तो ये O के साथ C का बॉन्ड बनता है, ये में ध्यान देकर रखना है। तो ओरिएंटेशन इसका कैसा है, प्रॉपर है, डायरेक्शन भी इसका सही है, और कोलिजन किसको करना है, O को करना है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो चार्ज कार्बन से टकरा रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही तो इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं OH को, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहता है OH माइनस, ठीक। ये कहानी है इसकी, ठीक है। इसके पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है,
तो ये जा क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, तो ये OH के साथ बॉन्डेड हो गया। अब ये बॉन्ड क्या होता है, अभी प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना है, अभी कुछ तरीके का रहेगा, ठीक। तो अभी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे CH3 हो गया, अब यहाँ पे मान लेते हैं H हो गया, यहाँ पे CH3। जैसे ये जुड़ेगा वैसे ये निकलना पसंद करेगा, तो Cl भी अभी क्या है, पार्शियल चार्ज लेके निकला, अभी पार्शियल चार्ज लेके यहाँ पे जुड़ा, ठीक। तो अभी ये बन गया इंटरमीडिएट, अभी क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन अब इसका कोलिजन एकदम प्रॉपर है, तो जैसे ये टकराया वहां से अब ये निकलेगा, अब धीरे से क्या होगा, ये निकल जाएगा। अभी जब निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें अब सारी चीजें जो प्लेन में थी अब उधर चली गई, ठीक है। और ये हमारा एबव दी प्लेन, यानी इसी का क्या होगा, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिक पे समझेंगे, ये कैसे इन्वर्जन हुआ, क्या हुआ। अभी हमें समझना है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है। तो यही हमारा ओरिएंटेशन प्रॉपर है कि जैसे ये मॉलिक्यूल आया, इस कार्बन को धक्का मारा एक प्रॉपर डायरेक्शन में, ये वाला मॉलिक्यूल निकला और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से कोलिजन पॉसिबल होता है, ठीक। तो इसको भी करिए नोट। तो आज हम लोगों ने बात की टाइप ऑफ रिएक्शन की और हमारा कोलिजन थ्योरी क्या था। आगे के लेक्चर में आज हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन का जो रेट होता है या स्पीड होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसी में हम लोग देखेंगे, ठीक, कई सारे टर्म्स को, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को भी यहीं पर करते हैं समाप्त। पढ़ाई रखिए जारी। थैंक यू।